हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि कल की क्लास में हमने इंटरनल कंट्रोल उसकी इवैल्यूएशन कंप्लीट की थी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो जब इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि क्या वो सही से डिज़ाइन हुआ है, उसे सही से इम्प्लीमेंट किया गया है और क्या वो ऑटोमेटेड है, वहाँ पे कोई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। तो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। An automated environment basically refers to a business environment where the processes, operation, accounting, and even decisions are carried out by using computer system, also known as information system or information technology system. Nowadays, it is very common to see computer systems being used in almost every type of business. अगर आपके बिजनेस का ऑलमोस्ट हर काम लाइक ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, किसी भी तरह का प्रोसेस है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, वो सब कंप्यूटर सिस्टम के बेसिस में हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अब आप एक 1000 1500 ट्रांजेक्शन्स एक पर्सन को दे रहे हो इवेल्युएट करने, उसके लिए एक टेबल फॉर्म करने, उसमें मिस्टेक होने की ज़्यादा चांसेस हो सकती हैं, या आपने एक सिस्टम में इंफॉर्मेशन फीड कर रखी है और बाद में आप उसे इवेल्युएट कर रहे हो, उसमें मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। ऑब्वियसली जो पर्सन कर रहा है, जो मैनुअली हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं। पर यही चीज़ जब आप कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हो तो एक रिस्क कम हो जाता है, वो है ह्यूमन एरर का रिस्क। और इसीलिए आज की डेट में ये बहुत कॉमन है ये देखना कि ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस कंप्यूटर सिस्टम के बेसिस पे ही रन हो रहा है। आपको अपने ऑफिस में एंटर करके प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर नहीं करना पड़ता, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स लगी है, आपने अपनी फिंगरप्रिंट लगाई, आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया। नाउ व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। The fundamental principle of an automated environment is the ability to carry out business with less manual intervention and more system driven, जो कि अभी हमने ऊपर समझा। अगर हमारा एनवायरनमेंट ऑटोमेटेड है मतलब मैनुअल इंटरवेंशन कम होगा, लोगों को कम काम करना होगा मैनुअली, जिससे ह्यूमन एरर कम होगा और ज़्यादा काम सिस्टम में होगा। The complexity of business environment depends on the level of automation. That is, if a business environment is more automated, it is likely to be more complex. Key features of an automated environment are as under. लेकिन अगर आपका पूरा बिजनेस कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है ना, तो वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। जैसे आपको अपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको फाइनेंस की जानकारी हो, जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड फाइनेंस हो। बट जस्ट बिकॉज आपका एनवायरनमेंट कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, तो सिर्फ उस पर्सन को फाइनेंस की जानकारी होना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। आप कोई आपको ये भी देखना होगा कि क्या उसे सिस्टम रन करना आता है, उस पर्टिकुलर सिस्टम जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उसमें काम करना आता है, दैट इज़ उसे कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज है या नहीं। तो अगर आप अपना बिजनेस को कम्प्लीटली एक अलग लेवल ऑफ ऑटोमेशन में ले जाते हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। पर फिर भी लोग अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड करते हैं, क्यों? क्योंकि इसके कुछ की फीचर्स हैं, और वो क्या है? एनेबल्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। अब आपके पास 1000 1500 क्रेडिटर्स डेटर्स हैं, आपको उनका टोटल अमाउंट चाहिए, आप मैनुअली किसी को बोल रहे हो कैलकुलेट करने, उसको 1 2 घंटा लग जाएगा। वहीं आप सिस्टम में जाओ, आप क्रेडिटर्स की शीट खोलो और वहाँ पे क्लिक करो, एक बार में आपको विथ इन अ मिनट, मिनट भी नहीं, विथ इन अ सेकेंड आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। एक्यूरेसी इन डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। 0.1% भी चांसेस शायद ही होते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेशन में कोई एरर कर दे। पर वहीं अगर मैनुअली हो रहा है तो देयर इज़ 100% चांस कि यहाँ पे एक ना एक अमाउंट छूट सकता है या कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, वही कोई एकदम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा तो उसे मैनुअली कैलकुलेट कर पाना, प्रोसेस कर पाना डिफ़िकल्ट होगा। पर वहीं अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो बहुत ईजिली हो जाएगा। इंटीग्रेशन अमॉन्ग बिजनेस ऑपरेशंस। आपको पता होगा आप एक्सेल में दो डेटा को एक साथ कंपेयर कर सकते हो, उसको एक साथ कंपेयर करके कोई फाइनल रिजल्ट लाना है आप वो कर सकते हो। पर अगर आपको यही काम मैनुअली कराना होगा किसी इंसान से और आपको कोई दो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो वो पर्सन ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा जिसको दोनों डिपार्टमेंट की नॉलेज हो। तो अगेन कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन अमॉन्ग्स्ट बिजनेस ऑपरेशन ईजी हो जाता है। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स होती हैं, लेस प्रॉन टू ह्यूमन एरर्स, वही ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाती है। कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी,
अब पहले के टाइम पे ना अगर एक फॉर्म की 2 ब्रांच होती थी और किसी एक ब्रांच में कोई पर्टिकुलर डेटा कोई रिकॉर्ड रखा है और दूसरी ब्रांच को वो चाहिए, तो उसे ट्रांसपोर्ट करके उधर ले जाना पड़ता था। बट आज की डेट में आप गूगल ड्राइव शेयर कर दो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड गूगल ड्राइव शेयर कर दो। सो कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी आपकी बहुत अच्छे से बढ़ गई है। दीज आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट रखने से जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके बाद भी लोग कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान नहीं देते हुए भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को यूज़ करना ही सही समझते हैं। If a company uses an integrated enterprise resource planning system, that is ERP, SAP, Oracle, etc., then it is considered more complex to an audit. On the other hand, if a company is using an off-the-shelf accounting software, then it is likely to be less automated and hence less complex environment. अगर कोई कंपनी ऐसी है ना जो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, वो अपनी हर इंफॉर्मेशन की रिकॉर्डिंग, हर डेटा, हर डॉक्यूमेंट को एकदम ऑटोमेशन से बनाती है, लाइक वो ERP सिस्टम यूज़ करती है, ओरेकल सैप यूज़ करती है, तो ऑडिटर के लिए वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो सकती है। आपको ऑडिट करते टाइम वहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं अगर कंपनी ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, लाइक ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब जो मास प्रोडक्ट हो, मतलब ईजिली अवेलेबल हो, ऑलमोस्ट हर इंसान को वो यूज़ करना आता हो। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले सकते हो MS माइक्रोसॉफ्ट। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना आएगा, एक्सेल में, पावर पॉइंट में काम करना आएगा। वहीं हर किसी को ERP सिस्टम में, सैप में, ओरेकल में काम करना है, ये ज़रूरी नहीं है। तो वही लिखा है, अगर कंपनी ERP सिस्टम, सैप, ओरेकल यूज़ करती है तो वो ऑडिट के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और वहीं अगर कंपनी थोड़ी सी लेस ऑटोमेटेड हो जाए और ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो सकती है। तो जैसा कि हमने इंटरनल कंट्रोल में पढ़ा था कि हमें इंटरनल कंट्रोल की क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेनी है और हमें इंटरनल कंट्रोल की बात करते हुए क्या क्या चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है। लाइकवाइज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो ये एक ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग ले एंटिटी के और उसके बिजनेस की, जो कि इंक्लूड करता है IT। अब इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना मतलब आप क्या क्या की अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे लोगे। Involves understanding how IT department is organized, IT activities, its dependencies, relevant risk and control। कैसे आपका IT डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके IT डिपार्टमेंट में परफॉर्म होती है और आपकी IT डिपेंडेंसीज क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से एक सॉफ्टवेयर लिया है। अब मान लो जो सॉफ्टवेयर जो IT आप यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करती है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर का सर्वर कैसा चल रहा है। अगर उसके घर लाइट गोल हो गई, उसका सर्वर गिर गया, उसका सर्वर ख़राब हो गया, तो यहाँ आपका काम रुक जाएगा। तो आपकी IT डिपेंडेंसीज क्या है, उसके रेलेवेंट रिस्क और कंट्रोल क्या है। अब ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में ऑडिटर को कंसिडर करना होता है या समझना होता है वाइल गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग और ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। दिस पॉइंट्स आर, पहला, इंफॉर्मेशन सिस्टम बीइंग यूज्ड। अब ऑब्वियसली बात है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो पहले ये जानोगे ना कि क्या चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कौन सा सिस्टम है, एक ही है, दो है, तीन है, कितने सारे सिस्टम से कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और वो क्या क्या हैं, उनका पर्पस क्या है। एक IT आपने लगा रखी है अपनी IT सिस्टम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, तो वो फाइनेंशियल पर्पस के यूज़ हो रहा होगा। एक आपने लगा रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। लोकेशन क्या है, लोकल है या ग्लोबल है, मतलब आप जहाँ काम कर रहे हो वहीं आपका IT सिस्टम इंस्टॉल्ड है या आपने कहीं आउटसोर्स किया है। आप काम तो इंडिया में कर रहे हो पर आपका जो IT सिस्टम है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं और का है। आपका आर्किटेक्चर कौन है IT सिस्टम का, या किस तरीके से बनाया हुआ है आपका IT सिस्टम, डेस्कटॉप बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड है, क्या है, एप्लीकेशन है, क्या है, कौन से वर्जन का है। जैसे आप लैपटॉप्स खरीदने जाओ, कंप्यूटर, फ़ोन्स, कुछ भी खरीदने जाओ तो उसमें होता है ना वर्जन, वैसे कौन से वर्जन का आपका सॉफ्टवेयर है, क्या इंटरफेस है, वो इन हाउस है या पैकेज्ड है या आउटसोर्स किया है, की पर्सन्स कौन उसमें काम करता है, कौन उसको एडमिनिस्टर करता है। तो जब आपको एक IT एनवायरनमेंट की, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आपको इन कुछ पॉइंट्स को बहुत क्लियरली समझना होगा। और ये जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, इनकी जो अब आप अंडरस्टैंडिंग लेते हो इन्हें आप करोगे डॉक्यूमेंट। वही लिखा है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज IT एनवायरनमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अब जहाँ
ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, आईटी सिस्टम की यूज़ करने की बेनिफिट्स हैं, की फीचर्स हैं, तो वहीं रिस्क भी उतने ही होते हैं। तो जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा होता है आईटी सिस्टम की, हमारे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, तो उसे ये भी समझना होता है कि क्या क्या रिस्क हैं जो अराइज हो सकते हैं इन आईटी सिस्टम के यूज़ से। नीचे कुछ रिस्क्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक जो कंसिडर किए जा सकते हैं। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा और बोथ, मतलब आपके पास डेटा तो बहुत सही है पर आप उसको प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। जो आपका सिस्टम है वो उसे प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या वो प्रोसेस तो अच्छा कर रहा है पर वो इनएक्यूरेट डेटा, उठाई गलत डेटा लिया है उसने। देयर इज़ अ चांस, हो सकता है ऐसा। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, आप कितना ही पासवर्ड प्रोटेक्शन रख लो बट फिर भी हैकर्स कहीं कैसे भी करके हैक तो करते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस होने की बहुत चांसेस होते हैं। डायरेक्ट डेटा चेंजेस, अब आप मैनुअली एक आपने कोई शीट बनाई है, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब आप वहाँ पे चेंजेस करोगे ना तो क्लियरली विजिबल होगा। आपने जो लिखा है आपको वो कट करके दूसरी चीज़ वहाँ लिखनी पड़ेगी, ओवरराइट करना पड़ेगा। वहीं आईटी सिस्टम में ये बिना कोई भी ओवरराइटिंग किए कुछ किए बहुत ईजिली हो सकता है। विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क, वहाँ पे रिस्क है कि वहाँ पे पहले सही इन्फॉर्मेशन थी, किसी ने आके अनऑथराइज एक्सेस लिया और उस डेटा को चेंज कर दिया, वहाँ पे गलत डेटा डाल दिया। एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज्ड एक्सेस, किसी को आपने बहुत ज़्यादा ही एक्सेस दे दी, वो उसका गलत यूज़ कर रहा है, कोई प्रिविलेज एक्सेस हो गई, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का जब मन कर रहा है वो आके जो डेटा चेंज करना चाह रहा है वो करके चल दे रहा है। लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, अब आईटी सिस्टम में वही काम कर सकते हैं ना जिसे आईटी सिस्टम चलाना आता हो, तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करना जनरली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान को आईटी सिस्टम चलाना आए। लाइकवाइज अनऑथराइज चेंजेस डेटा में की जा सकती है, वैसे ही तुम्हारे सिस्टम में, प्रोग्राम में भी चेंजेस की जा सकती है। और वहीं आपने इस लेवल की सिक्योरिटी लगा रखी है, ऐसा कर दिया है कि आप फेल हो जा रहे हो, आप चेंजेस करना चाह रहे हो पर आप कर ही नहीं पा रहे हो। या आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीद लिया है जो अगर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, आप वो चेंजेस नहीं कर पा रहे हो। लॉस ऑफ डेटा, एक बार आपका सिस्टम उड़ गया, बहुत बार होता है ना, आप रीसेट कर रहे होते हो तो आपके ड्राइव की सारी इन्फॉर्मेशन इरेज हो जाती है, सब रिमूव हो जाती है, लॉस हो जाता है आपका डेटा का, जो कि आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। कभी कभी आप सिस्टम में काम कर रहे हो, वहाँ पे बहुत से सिस्टम में बैकअप नहीं होता है, आप काम कर रहे हो, लाइट गोल हुई, आपकी सिस्टम अचानक से बंद हुई, आप सेव भी नहीं कर पाए, पूरा डेटा उड़ गया। तो ये कुछ रिस्क होते हैं जो कि आईटी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब इन रिस्क का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? Impact of IT related risks. The above risks have to be mitigated. If not mitigated, such risk could have an impact on audit in different ways discussed as under. Mitigate करना मतलब कम करना, घटाना। तो वही लिखा है कि ये जो ऊपर हमने रिस्क पढ़े इनको कम करना ज़रूरी है, अगर कम नहीं किया गया तो इन रिस्क का हमारे ऑडिट में इम्पैक्ट पड़ सकता है अलग अलग तरीक़ों से। अब वो क्या तरीके हैं, जिस वे में ये इम्पैक्ट कर सकता है वो पढ़ते हैं। पहला, इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंसिव चेकिंग। अगर आपने इस रिस्क को रिड्यूस नहीं किया, मिटिगेट नहीं किया, तो जो भी डेटा उस आईटी सिस्टम से ऑब्टेन हो रहा होगा वो नॉन रिलायबल हो जाएगा। आपको उस हर इंफॉर्मेशन, डेटा, रिपोर्ट्स को थॉरोली टेस्ट करना पड़ेगा उनकी कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी चेक करने के लिए, जिससे आपकी सब्सटेंसिव चेकिंग का लेवल बढ़ जाएगा। दैट इज़, आपको डिटेल्ड चेकिंग करनी पड़ेगी। अभी तक जहां आप सिर्फ सिस्टम से डेटा उठा के काम करने वाले थे, अब आपको उस डेटा को वेरीफाई भी करना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये सही डेटा है भी या नहीं। तो अगर रिस्क कम नहीं किया तो सब्सटेंसिव चेकिंग में ये अफेक्ट पड़ेगा, आपकी चेकिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका डेटा नॉन रिलायबल बन जाएगा, जिसके लिए आपको वापस से और भी टेस्ट परफॉर्म करने होंगे टू चेक द कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। देन इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स, जैसे सब्सटेंसिव चेकिंग में आपका डेटा नॉन रिलायबल हो जाएगा ना, नॉन रिलायंस, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, वैसे ही कंट्रोल्स में आप कंट्रोल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे नहीं रिलाई कर पाओगे। हो सकता है कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स गलत लगा दी, तो यहाँ पे जो आपकी डिटेल्ड चेकिंग, आपकी चेकिंग का लेवल बढ़ जाएगा। अभी तक आपको 10 चीज़ें चेक करनी पड़ रही थी तो अब आपको 20 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। लाइकवाइज इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स में आपका ऑडिट वर्क बढ़ जाएगा, पूरा वर्क बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप कंट्रोल पर रिलाई नहीं कर सकते। इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग,
अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे रिस्क है, ये रिस्क मिटिगेट नहीं किया गया है, यहाँ पे कंट्रोल ऐसा है जिसपे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन शो करोगे, आप मॉडिफाइड रिपोर्ट निकालोगे। मॉडिफाइड रिपोर्ट मतलब यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, तो ये आपकी रिपोर्टिंग में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक अच्छी रिपोर्ट वो होती है जिसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिस्क और उसको मिटिगेट ना कर पाने की वजह से आपकी रिपोर्टिंग में ये इम्पैक्ट पड़ेगी कि आपकी रिपोर्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट हो जाएगी। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन रिस्क का हमारी ऑडिट वर्क में। अभी हमने पढ़ा कि अगर मिटिगेट नहीं हो पाया तो क्या इम्पैक्ट होगा, पर उससे पहले मिटिगेट करने की कोशिश तो करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। अब वो कैसे होगा? तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इन कंट्रोल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉट पार्ट में मतलब 3 कैटेगरी में, दैट इज जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। तो अब समझते हैं पहले जनरल आईटी कंट्रोल। General IT controls are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application controls. जनरल आईटी कंट्रोल ना वो पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं जो एक नहीं बहुत सारे एप्लीकेशंस को सपोर्ट करे, उनको रिलेट करे और ये सपोर्ट करे, ये ध्यान में रखें कि जो आपका एप्लीकेशन कंट्रोल है वो इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो जनरल आईटी कंट्रोल आपके पूरे मोबाइल का पासवर्ड है, आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक है, वो आपका जनरल आईटी कंट्रोल हुआ। फिर वही व्हाट्सअप में अगर आपका पासवर्ड है तो वो आपका एप्लीकेशन कंट्रोल हुआ। तो वही कह रहे हैं जनरल आईटी कंट्रोल वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है जो आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आपके फ़ोन में इंस्टा है, व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, जो भी है, सब में आप चाहते हो कि कोई डायरेक्ट ओपन ना कर पाए, आपने फ़ोन में लॉक लगा दिया। तो एक पर्टिकुलर कंट्रोल ने कितने एप्लीकेशंस को एक साथ कंट्रोल कर लिया? बहुत सारे। फिर दूसरा जो एप्लीकेशन कंट्रोल होता है उसकी इफेक्टिवनेस को भी सपोर्ट करता है। आपने सिर्फ व्हाट्सअप में लॉक लगाया, आपके फ़ोन में लॉक नहीं है, अब आपके फ़ोन में भी लॉक है और व्हाट्सअप में भी लॉक है, तो ज़्यादा इफेक्टिव क्या हुआ? फ़ोन और व्हाट्सअप दोनों में लॉक होना। जनरल आईटी कंट्रोल्स that maintain the integrity of information and security of data commonly include controls over the following. अब अभी हमने जनरल आईटी कंट्रोल को अपने फ़ोन के एग्जांपल से समझा था। अब ऑडिट के लिए देखते हैं। तो ऑडिट में अगर आपकी फर्म में जनरल आईटी कंट्रोल है ना, तो वो ये इंश्योर करेगी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनेस्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो उसमें कोई गलत नहीं है, कुछ रिस्क नहीं है। वहीं अब ऑनेस्ट कैसे रह सकता है? सिक्योर है इन्फॉर्मेशन, कोई भी आके आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसे चेंज नहीं कर सकता। इसलिए बोला है जनरल आईटी कंट्रोल्स इंक्लूड 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, मतलब 4 चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखता है जनरल आईटी कंट्रोल। पहला डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, देन प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। अब जैसे यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें स्पेसिफाई कर दी है ना, तो उसमें बोल रहा है कि आईटी कंट्रोल्स जनरली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि ताकि कुछ आईटी स्पेसिफिक रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। कॉमनली अक्रॉस मल्टीपल आईटी सिस्टम, आपने पूरे सिस्टम में ही लॉक लगा दिया, सिस्टम में ही पासवर्ड लगा दिया, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर के डेटा सिक्योर हो गए। इसलिए बोला है जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नोन एज परवेसिव। वो परवेसिव है, ओवरऑल एक बार में पूरे में लग गया, पर इनडायरेक्ट आपका डायरेक्टली व्हाट्सअप को सिक्योर नहीं कर रहा है आपका फ़ोन का लॉक, वो आपके पूरे फ़ोन को लॉक रखा है, इसलिए फ़ोन के अंदर का हर एप्लीकेशन लॉक हो गया है। तो इसलिए ये परवेसिव तो है, बट इनडायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा है आपके डेटा, आपके इन्फॉर्मेशन को। सो अभी जो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी जिस पे जनरल आईटी कंट्रोल लगता है, उन्हें समझते हैं। फर्स्ट, कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। हमारे डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस का काम क्या होता है? हम अपने डेटा सेंटर में तो ये डिसाइड करते हैं ना, ये डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि पूरा कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म होगी, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे प्रिपेयर, शेड्यूल और एग्जीक्यूट किया जाएगा बैच जॉब्स को, कैसे मॉनिटर किया जाएगा, कहाँ स्टोर की जाएगी इंफॉर्मेशन और कहाँ पे रिटेंशन होगा बैकअप का। कभी आपने देखा होगा जब आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में सिम ट्रांसफ़र करो तो कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपके फ़ोन में होते हैं, सिम में नहीं होते, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। तो जब आपको उनका बैकअप करना हो तो आपको ऑप्शन देता है आपके गूगल ड्राइव का, आपके गूगल ड्राइव से आप बैकअप कर लो अगर आपने गूगल ड्राइव वहाँ पे ऐड कर रखी है। तो वही कहाँ पे बैकअप होगा, ये सारी चीज़ें कहाँ डिसाइड होती है?
डेटा सेंटर में। तो अगर आप डेटा सेंटर में ही कंट्रोल लगा के रखोगे तो ये कंट्रोल आपको हेल्प करेगी इन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड नेटवर्क्स। Matters such as business continuity plan and disaster recovery plan, which deals with the recovery of failures, are also taken care by such type of controls. डेटाबेस रिकवरी प्लान ये सपोर्ट होता है इस कंट्रोल के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किस चीज़ पे ध्यान रखते हैं? रिटेंशन ऑफ बैकअप। बिजनेस कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यूसली कैसे काम करेगा, आप प्रॉपरली मैनेज करके चल रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कि कौन कब काम करेगा, किस शेड्यूल में काम करेगा, कैसे काम कर रहा है, आप मॉनिटर कर रहे हो, आप सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योर करके रखनी है, आपको रिस्क रिड्यूस करना है, तो आप जनरल आईटी कंट्रोल लगाओगे। और जनरल आईटी कंट्रोल में सबसे पहले डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन में कंट्रोल लगाओगे। कोई भी आपके सेंटर में आके ये नहीं डिसाइड करने बैठ जाएगा कि कैसे काम शेड्यूल होगा, कैसे मॉनिटर होगा। कोई ऑथराइज्ड इंसान ही होगा जो ये कर पाए। देन जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था, जो सिस्टम था, उसमें तो आपने कंट्रोल लगा दिया, उसके बाद आप कहाँ कंट्रोल लगाओगे? प्रोग्राम चेंज। अब क्या कोई भी कभी भी आके आपके प्रोग्राम में चेंजेस करके जा सकता है? नहीं। ये इंक्लूड करती हैं एक्टिविटीज सच एज मैनेजमेंट प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग, ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट एंड मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस एटसेट्रा। क्या चेंज के लिए रिक्वेस्ट आया है, कौन से टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं चेंज को इनिशिएट करने के लिए, कैसे उन चेंजेस को मैनेज किया जा रहा है, क्या रिकॉर्डिंग है उस चेंजेस की, क्या रिकॉर्ड प्रिपेयर किया गया है, क्या डॉक्यूमेंट बनाया गया है। अब ऐसा तो नहीं है आप कोई XYZ वर्जन यूज़ कर रहे थे और आपको किसी आपके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि इसमें चेंजेस लाने ज़रूरी हैं, आपको ये चेंज करना होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सब जानते होगे टैली के बारे में। टैली ERP आया, फिर टैली 9 कुछ था, देन टैली प्राइम आ गया है अब। तो ये जो इसके वर्जन्स अलग अलग निकल रहे हैं, हर एक बार कुछ नया अपडेट हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो ये चेंज का कहीं रिकॉर्ड तो हो रहा होगा ना, ऐसे ही अपने आप बस चेंज हो रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, क्या है किसी को पता ही नहीं है। ये जो चेंजेस हैं ये मैनेज नहीं किए जा रहे हैं प्रॉपरली, तो क्या रिस्क मिटिगेट हो पाएगी? नहीं। इसलिए सबसे पहले आप पूरे डेटा सेंटर और नेटवर्किंग ऑपरेशंस में कंट्रोल लगाओगे। आफ्टर दैट अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप उन चेंजेस में कंट्रोल लगाओगे। देन एक्सेस सिक्योरिटी, क्या कभी भी कोई भी आके आपके सिस्टम को यूज़ कर सकता है, उसके डेटा का एक्सेस पा सकता है? नहीं। आपको प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाने होंगे। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी पे ध्यान रखना होगा। नेटवर्क सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी आपने सुना होगा बहुत बार, आपके वाईफाई के थ्रू अगर एक पर्टिकुलर वाईफाई में 2 डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो कुछ तरीके होते हैं जिससे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस की इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है, क्योंकि उनके बीच में एक सोर्स ऑफ नेटवर्क है, एक वाईफाई है। तो आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी है। अब आपका पूरा आईटी कंट्रोल का एक रूम है, वहाँ पे आप एक गार्ड बना के रखे हो कि ताकि कोई भी ऐसे एंटर ना कर पाए। फिजिकल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आपके एप्लीकेशन में आपने पासवर्ड लगा रखा है। फिर एप्लीकेशन के अंदर डेटा बहुत बार होगा आपको, जैसे आपने किसी टीचर की क्लास परचेज की या उनके बुक्स परचेज किए, तो उस बुक का एक्सेस पाने के लिए ना आपको एक आईडी पासवर्ड मिलता है, तो आपने डेटा को भी सिक्योर करा। देन आप एप्लीकेशन सिस्टम के एक्विजिशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पे भी कंट्रोल लगाते हो। यहाँ पर कंट्रोल लगाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि एट लास्ट ऐसा सिस्टम एक्वायर हो, ऐसा सिस्टम डेवलप हो, इस तरीके से मेंटेन हो कि वो एट लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाए, को अचीव कर पाए। और ये कैसे होता है? तो ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, पूरी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उस पूरी एक्टिविटी को एक अच्छे तरीके से मैनेज करने से, प्रोजेक्ट इनिशिएट करने से, एनालाइज और डिज़ाइन करने से। एनालाइज किया, डिज़ाइन किया, उसके बाद उसे टेस्ट किया, उसकी क्वालिटी अश्योरेंस ली कि क्या अच्छी क्वालिटी का है एप्लीकेशन। एंड हियर वी आर डन विद जनरल आईटी कंट्रोल्स। जनरल आईटी कंट्रोल्स इज बेसिकली पूरे सिस्टम का कंट्रोल जो कि हेल्प करता है हमें हमारे एप्लीकेशन कंट्रोल में। एप्लीकेशन कंट्रोल ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर एम्बेडेड इनटू आईटी एप्लीकेशंस। एम्बेडेड होता है ऑलरेडी, वो सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन में होता है। फॉर एग्जांपल आपको नेटफ्लिक्स चलाना है, आपको इंस्टा चलाना है, तो क्या आप डायरेक्ट ऐसे इंस्टा डाउनलोड करके एक्सेस कर लोगे? आप नेटफ्लिक्स डाउनलोड करके कोई भी मूवीज़ देख लोगे? नहीं, आपके पास आईडी पासवर्ड होनी चाहिए।
चाहिए अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने सिक्योरिटी लगाई? नहीं, ये एप्लीकेशन में एम्बेडेड था, पहले से एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता था, जो ये इंश्योर करता है कि इसमें जो भी डेटा है वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है और ऑनेस्ट है। अब ये कैसे होता है? तो जैसे कि हमने इंस्टाग्राम की बात की, इंस्टा में आपको पहले आईडी पासवर्ड बनाना होगा, और आईडी बनाने के लिए आपको वेरीफाई करने को इधर आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी, जो कि बस आपने डाल दी, उससे बात नहीं पूरी ख़त्म नहीं होगी। आपने डाला, आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप डाल के उसे वेरीफाई करोगे कि हाँ ये मैं हूँ, मतलब आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी और आपने वेरिफिकेशन कोड को वेरीफाई करवा के ये अश्योर किया कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, मैंने कोई गलत फ़ोन नंबर नहीं डाला है। और एट लास्ट इससे ये प्रूव हो जाएगा कि आपका जो डेटा है वो इंटीग्रिटी है, वो ऑनेस्टी से बना है, वो ऑनेस्ट है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं: एडिट चेक्स, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा, सीक्वेंस नंबर चेक्स, यूज़र लिमिट चेक्स, रीजनेबलनेस चेक, मैंडेटरी डेटा फील्ड्स। देन कम्स अवर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स मतलब ना, आप अपने सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, आप अपने आईटी पे डिपेंडेंट हो कि आईटी एक रिपोर्ट इशू करेगी और फिर हम उस रिपोर्ट पे कंट्रोल लगाएंगे, उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम अपना कंट्रोल लगाएंगे। जो होता है ना कि आप एक अंडरस्टैंडिंग लेते हो पहले इन्फॉर्मेशंस की, अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? आपके आईटी सिस्टम से, तो आप अपने आईटी सिस्टम पे डिपेंडेंट हो कि वो पहले रिपोर्ट इशू करे, फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप कंट्रोल लगाओगे। IT dependent controls are basically manual controls that make use of some form of data or information or report produced from IT systems and application। आप IT कंट्रोल बेसिकली वो कंट्रोल होता है जो यूज़ करता है एक IT के प्रोड्यूस किए हुए रिपोर्ट को। इसमें आप कंट्रोल तो मैनुअली परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन कंट्रोल जिस डेटा पे परफॉर्म कर रहे हो वो डेटा तो आपका IT से आ रहा है ना, इसलिए आपके जो कंट्रोल का डिज़ाइन और इफेक्टिवनेस है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है रिलिएबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा से। अगर सोर्स डेटा जो आपका डेटा है वही रिलिएबल नहीं है तो क्या आपका कंट्रोल इफेक्टिव होगा? नहीं। इसलिए बोला है कि जो ड्यू टू द इनहेरेंट डिपेंडेंसी ऑन आईटी, द इफेक्टिवनेस एंड रिलिएबिलिटी ऑफ ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स रिक्वायर जनरल आईटी कंट्रोल्स टू बी इफेक्टिव। का जनरल आईटी कंट्रोल इफेक्टिव होगा, ये अच्छा होगा, तो ये आपके डेटा सेंटर को, नेटवर्क्स को सिक्योर करके रखेगा, जिससे जो आईटी आपकी रिपोर्ट्स इशू करेगी वो ऑनेस्ट होगी, वो रिलिएबल होगी। इसलिए हमारी जो एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल होती है वो ये रिक्वायर करती है कि हमारी जनरल आईटी कंट्रोल इफेक्टिव हो। अगर जनरल आईटी कंट्रोल ही वीक हुई तो ये इफेक्टिव होके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जनरल आईटी कंट्रोल वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल, ये यहाँ पे वर्सेस क्यों लिखा है पता नहीं, इसमें तो ये दोनों के बीच का रिलेशन समझा दिया है। ये दोनों आईटी सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इनके बीच रिलेशनशिप ऐसी है कि जो जनरल आईटी कंट्रोल होता है वो सपोर्ट करता है एप्लीकेशन कंट्रोल को। कैसे सपोर्ट करता है? ये आपका एप्लीकेशन, ये आपका एप्लीकेशन का कंट्रोल, तो ये आपका जनरल आईटी कंट्रोल। पहले यूज़र को जनरल आईटी कंट्रोल को ब्रेक करना होगा, उसके बाद वो एप्लीकेशन कंट्रोल तक पहुंच पाएगा। इसलिए लिखा है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल को, और एट लास्ट दोनों का काम ये होता है कि वो ये इंश्योर करें कि जो हमारे पास डेटा है वो कंप्लीट और एक्यूरेट है, और इसीलिए दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अभी तक हमने समझा कि आईटी के रिस्क क्या होते हैं और कंट्रोल क्या होते हैं। अब ये समझेंगे कि इनको टेस्ट कैसे किया जाता है, पता कैसे चलेगा कि ये रिस्क है नहीं है, टेस्ट क्या क्या टेस्टिंग होगी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्टिंग मेथड्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। 4 तरीके के टेस्ट परफॉर्म होते हैं: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस। इंक्वायरी को मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट माना जाता है, बट एट लास्ट ये देता भी सबसे कम ऑडिट एविडेंस है, और इसीलिए इंक्वायरी को कॉम्बिनेशन में करना चाहिए कुछ अदर, जो भी अभी हमने 4 मेथड्स पढ़े उन चारों में से किसी भी मेथड के साथ कॉम्बिनेशन में करना चाहिए। इंक्वायरी अकेले सफिशिएंट नहीं होता आपको एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दिलाने को। जैसे इंक्वायरी एक बहुत एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट होता है ना, वैसे ही रीपरफॉर्मेंस एक बहुत ही अफेक्टिव ऑडिट टेस्ट होता है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा ऑडिट एविडेंस मिल जाए। पर जैसे कि इंक्वायरी एफिशिएंट है, मतलब
इंक्वायरी बहुत इजीली बहुत कम टाइम में हो सकती है। आपको बस जाके मैनेजमेंट को 4 क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा कि आप बैठ के वापस से पूरा रीपरफॉर्म कर रहे हो। जैसे आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखी, आप जाके इंक्वायर कर रहे हो, आप मैनेजमेंट से पूछ रहे हो क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, और वहीं आप रीपरफॉर्म कर रहे हो, आप बैठ के वहाँ पे वैल्यू कर रहे हो पूरी इन्वेंट्री को। इसलिए रीपरफॉर्मेंस बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेस एफिशिएंट होता है मोस्टली, पर एक अच्छा एविडेंस भी यही प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप खुद ही परफॉर्म करके देख रहे हो कि क्या ये चीज़ सही में सही तरीके से की गई है। तो अगर आप सोचोगे कि हम इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस को साथ में करें तो आपको एक अच्छा ऑडिट एविडेंस तो मिल जाएगा, बट वो बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होगा और लेस एफिशिएंट होगा। इसलिए जनरली ऐसा होता है, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली ऐसा होता है कि अगर इंक्वायरी को आप इंस्पेक्शन के साथ कंबाइन करके परफॉर्म करो तो आपको बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा। पर हमें कब कौन सा ऑडिट प्रोसीजर, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये पूरी तरह से हमारे प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, जो कि वेरी करेगा फैक्टर्स के बेसिस पे। वो फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड। अब आपको चाहिए ही बहुत सारा एविडेंस, आपको जो एविडेंस चाहिए वो रीपरफॉर्मेंस से ही मिल सकता है। तो क्या आप फिर भी बोलोगे नहीं हम तो इंक्वायरी और इंस्पेक्शन को ही साथ में करेंगे क्योंकि यही बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट होता है? नहीं, यहाँ पे आपको रीपरफॉर्म करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ एरर्स एंड मिस स्टेटमेंट, आप देख रहे हो कि पिछले साल बहुत इतनी सारी एरर्स, इतनी मिस स्टेटमेंट थी, इन्होंने ठीक से कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया था, हमें वापस से रिकैलकुलेट करके रीपरफॉर्म करके देखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप इंस्पेक्ट कर ही नहीं पा रहे हो, तो हमें कब कौन सा मेथड किस मेथड के साथ कंबाइन करके परफॉर्म करना है, ये पूरी तरह से हमारी प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करता है, जिस पे कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। वो फैक्टर्स है रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, डिजायर्ड लेवल ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड, हिस्ट्री ऑफ एरर्स, मिसस्टेटमेंट्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, और एट लास्ट जो भी ऑडिटर डिसाइड करेगा उसे क्या परफॉर्म करना है, उसे उसको डॉक्यूमेंट करना होगा। अब ये यहाँ पे आपने 2 तरीके पढ़े, इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस और इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, पर और भी तरीके होते हैं। व्हेन टेस्टिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, some of the more common methods are as follows. पहला, obtaining an understanding of how an automated transaction is processed by doing a walkthrough of one end-to-end transaction using a combination of inquiry, observation, inspection. आप इंक्वायरी कर रहे हो पहले जाके मैनेजमेंट से कि कैसा है आपका ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फिर आप उसके ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हो पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक, मतलब स्टार्ट से एंड तक, एंड देन इंस्पेक्ट कर रहे हो। ऑब्जर्व हाउ अ यूज़र प्रोसेसेस ट्रांजैक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियो में किस तरीके से एक प्रॉब्लम से डील किया जा रहा है, एक ट्रांजैक्शन से डील किया जा रहा है, ये चेक करते हैं। इंस्पेक्ट द कन्फिग्रेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन, कन्फिग्रेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के पार्ट्स को, एलिमेंट्स को एक तरीके से अरेंज करके रखना। तो ये इंस्पेक्ट करना कि जो कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, कि मैनेजमेंट शो कर रही है कि हमने एप्लीकेशन को इस तरीके से कन्फिगर करके रखा है, तो इंस्पेक्ट करो क्या वो सही बोल रही है। तो हम इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस करेंगे या इंक्वायरी इंस्पेक्शन करेंगे, वो तो करते ही हैं, बट साथ में और कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, लाइक इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि एंड टू एंड ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे यूज़र डिफरेंट सिनेरियोज पर ट्रांजैक्शन से डील कर रहा है, और ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि जो कन्फिग्रेशन बताई जा रही है क्या सच में उस वे पे कन्फिगर किया है। और अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स एग्जिस्ट नहीं करते आपके ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, या एग्जिस्ट करते हैं पर वो इनफेक्टिव है, तो ऑडिटर को असेस करना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है आईटी रिस्क का, कितना इम्पैक्ट हो सकता है आईटी रिस्क का, और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उस एनवायरनमेंट में, और फिर उसके बेसिस पे ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान करनी होंगी। Characteristics of manual and automated elements of internal control relevant to auditors rep. एक एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनुअल एलिमेंट्स भी इंक्लूड करता है तो ऑटोमेटेड एलिमेंट्स भी इंक्लूड करता है, जो कि रेलेवेंट होती है ऑडिटर की रैप से और फैप से। जो यूज़ है मैनुअल और ऑटोमेटेड एलिमेंट्स का वो अफेक्ट करते हैं उस मैनर को, जिस मैनर में ट्रांजैक्शंस इनिशिएट होती है, रिकॉर्ड होती है, प्रोसेस्ड होती है, रिपोर्ट होती है। पर कैसे?
तो अभी हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनुअल सिस्टम में, क्या इंक्लूड होता है? प्रोसीजर सच एज अप्रूवल, रिव्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। आप मैनुअली अप्रूव करते हो, रिव्यू करते हो ट्रांजैक्शन को कि क्या वो सही है, रिकन्सिलेशन करते हो, फॉलो अप लेते रहते हो ट्रांजैक्शंस के। और वहीं ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स क्या करती है? इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट करती है ट्रांजैक्शंस को, इन केस जब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड होनी चाहिए, या जब आप एक पेपर फॉर्मेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रिप्लेस करते हो। मैनुअली अप्रूव करते हैं, रिव्यू करते हैं, रिकंसाइल करते हैं और फॉलो अप करते हैं। वहीं ऑटोमेटेड में रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड को जो उसकी रिपोर्ट ट्रांजैक्शंस है उसे चेक कर सकते हैं। जो कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है ऑटोमेटेड और मैनुअल का। तो ऑटोमेटेड में आप क्या समझ सकते हो? लाइक एप्लीकेशन कंट्रोल, वो कंट्रोल्स जो एम्बेडेड होते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में। और वहीं मैनुअल कंट्रोल्स मतलब जो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल पढ़े थे वो। मैनुअल कंट्रोल्स में भी इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी। और कुछ मैनुअल कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। अपन ने जो थर्ड मेथड पढ़ा था कंट्रोल्स में, 3 कंट्रोल्स पढ़े थे, उसमें हमने आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल पढ़ा था, वो मैनुअल डिपेंडेंट कंट्रोल है। और अब कुछ ऐसे कंट्रोल्स भी होते हैं मैनुअली जो इंडिपेंडेंट होते हैं आईटी के। जैसे डिपेंडेंट कंट्रोल में आप यूज़ कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को जो आईटी प्रोड्यूस कर रही है, इंडिपेंडेंट में आप इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हो फंक्शनिंग की। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से समझ आ गया कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या काम मैनुअल सिस्टम करता है, क्या काम अपना ऑटोमेटेड सिस्टम करता है। नाउ व्हाट इज मैनुअल एलिमेंट्स वर्सेस ऑटोमेटेड एलिमेंट्स इन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना जहाँ पे मैनुअल एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ज़्यादा सूटेबल होता है। वो कौन से एरियाज होते हैं? लार्ज, अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन। मतलब आप अगर रोज़ रोज़ कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप उसको ऑटोमेटेड कंट्रोल, ऑटोमेटेड सिस्टम से रिकॉर्ड कर सकते हो। पर वहीं अगर आप कभी अचानक से अपना बिजनेस बेचने चले गए या बिजनेस का एक कोई पार्ट सेल करने चले गए तो उसे आप मैनुअली मॉनिटर करोगे, ना कि ऑटोमेटेड। ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एरर्स को पहचानना बहुत मुश्किल है। अब आपका आईटी सिस्टम ये नहीं बता सकता है कि आपका वर्कर एफिशिएंट है या नहीं, मोटिवेटेड है या नहीं, एथिकल है या नहीं। उन सब चीज़ों को आपको मैनुअली चेक करना होगा। अब ऐसी कोई चीज़ है जिसको रिकॉर्ड करने के लिए आप अपना ऑटोमेटेड सिस्टम यूज़ ही नहीं करते, तो वहाँ पे तो आपको मैनुअल कंट्रोल ही अप्लाई करना पड़ेगा। जो चीज़ आपके सिस्टम में नहीं है उसे आप सिस्टम से कंट्रोल कैसे करोगे? अब इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, आप सिस्टम को बोलोगे कि सिस्टम बता तू अच्छा है कि नहीं, नहीं ना, आप चेक करोगे कि सिस्टम अच्छा है या नहीं, मैनुअली चेक करोगे कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम अच्छा है कि नहीं। तो ये कुछ 4 सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम मैनुअल एलिमेंट यूज़ करते हैं। अब क्योंकि ये मैनुअल है, इसमें ह्यूमन एरर होने की चांसेस होती हैं, ये लेस रेलिएबल होता है देन ऑटोमेटेड एलिमेंट, बिकॉज इसको बहुत ईजिली बाईपास, इग्नोर, ओवरराइड किया जा सकता है। कोई आपको सिंपल छोटे मोटे एरर्स दिख रहे हैं, आप सोच रहे हो ये क्या एरर होगा, आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, इस बात को लेके कोई अश्योरेंस नहीं दे सकते, कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है मैनुअल कंट्रोल। तो अब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे तुम मैनुअल कंट्रोल आप बिल्कुल यूज़ मत करो, वहाँ पे बहुत लेस सूटेबल होता है, उसके लिए सूटेबल नहीं होता। हाई वॉल्यूम और रिकरिंग ट्रांजैक्शंस। अब वो तो हमने जहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे कि कहाँ मैनुअल कंट्रोल लगाना चाहिए उसी में समझ लिया था। जो नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें मैनुअल लगाया जाता है, और जो रिकरिंग होते हैं उसमें मैनुअल नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो हर दिन हो रहे हैं, दिन में 1000 1500 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आप हर ट्रांजैक्शन मैनुअली चेक करो, पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंट्रोल एक्टिविटीज़ जहाँ पे स्पेसिफिक वे टू परफॉर्म कंट्रोल एडिक्वेटली डिज़ाइन किया जा सकता है ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा, और ऑटोमेट भी किया जा सकता है। जो काम आपका कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है, अब उसी से कराओगे ना, आप खुद क्यों करोगे? The extent and nature of the risk to internal control vary depending on the nature and characteristics of entity's information system. इंटरनल कंट्रोल में जो रिस्क होता है उसका एक्सटेंट और नेचर कम्प्लीटली डिपेंड करता है उसके एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। रिस्क अराइज ही तब होगा ना जब आप कोई आईटी सिस्टम यूज़ कर रहे हो या मैनुअल एलिमेंट यूज़ कर रहे हो। मतलब अगर आप कोई काम करोगे तभी तो उस काम के ख़राब होने का रिस्क होगा, आप काम ही नहीं कर रहे हो तो रिस्क कहाँ से होगा? इसीलिए बोला है कि जो एक्सटेंट और नेचर है रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल का, वो डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम पे।
ऑडिट अप्रोच इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में हम ऑडिट कैसे करते हैं? पहले हम रिस्क को असेस करेंगे, उसको समझेंगे, इवेल्युएट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को, एंड देन रिपोर्ट करेंगे। रिस्क को असेस कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या रिस्क है? सिग्निफिकेंट अकाउंट्स और डिस्क्लोजर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस देखेंगे। अभी तक ना पहले हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे इनमें क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। तो अगर आपको रिस्क जानना है, रिस्क असेस करना है, तो पहले आपको अकाउंट्स और डिस्क्लोजर की नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, क्या क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता होना चाहिए। रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस कौन से हैं? कौन से ऐसे असर्शन है जो रेलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? अगर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको रिस्क जानना ज़्यादा ईजी होगा। फिर इसके बाद आप ये देखते हो कि क्या सोर्सेज है जहाँ से मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। कंसिडर करो कि ऐसे कौन से रिस्क हैं जो अराइज हो रहे हैं हमारे आईटी सिस्टम को यूज़ करने की वजह से। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स डिस्क्लोजर्स कौन से प्रेजेंट हैं, क्या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव कंसिडरेशंस है, क्या असर्शंस है जो रेलेवेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, कहाँ से ये मिस स्टेटमेंट अराइज हो रहे हैं। देन एट लास्ट वी विल चेक कि ऐसी कौन सी रिस्क है जो हमारे आईटी सिस्टम को यूज़ करने की वजह से अराइज हो रही है। ये ना पूरे चैप्टर में भी हमने जो भी पढ़ा ना उसको समराइज करके यहाँ पे लिखा है। जैसे अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट, डॉक्यूमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस यूजिंग फ्लो चार्ट नैरेटिव्स। याद है हमने 4 मेथड्स पढ़े थे, फ्लो चार्ट, नैरेटिव, चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर। कैसे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं? तो वही जो अंडरस्टैंडिंग ली है उनको डॉक्यूमेंट करो, प्रिपेयर करो रिस्क कंट्रोल मैट्रिसेस, कैसे उन रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है। और ये पॉइंट तो अभी जस्ट पढ़ा है, अंडरस्टैंड करो कि किस तरीके से डिज़ाइन किए गए कंट्रोल बाय परफॉर्मिंग एंड टू एंड प्रोसेस वाइड कंसिडरेशन फॉर एंटिटी लेवल कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ कैसे की गई है। आईटी जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल को इवेल्युएट करो, क्या वो सही है, वो स्ट्रॉन्ग है। देन कम्स अवर टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अब ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप एनटीई ऑफ कंट्रोल टेस्टिंग डिज़ाइन करोगे, असेस करोगे। ये चेक करोगे कि जो डेटा अवेलेबल है क्या वो रिलायबल है, कंप्लीट है। की रिपोर्ट्स को, स्प्रेडशीट्स को टेस्ट करोगे, सैम्पल टेस्टिंग करोगे। ये भी कंसीडर करना है कि क्या जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल एक्टिविटी, क्या वो कॉम्पिटेंट है, क्या वो इंडिपेंडेंट है। इसमें एग्जांपल लिया जा सकता है इंटरनल ऑडिटर का। क्या इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, या इंटरनल ऑडिटर को अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि तुम हमारे स्टेटमेंट को मॉडिफाई करो, इसमें मैनिपुलेशन कर दो, तो वो मैनिपुलेट कर दे रहा है। और एट लास्ट हम इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये जो कंट्रोल्स अभी हमने यहाँ पे टेस्ट किया उसमें क्या डेफिशिएंसीज है, और उन डेफिशिएंसीज में ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी है जो सिग्निफिकेंट है, जिसका अफेक्ट भी पड़ सकता है और जो ज़्यादा अराइज भी हो सकती है। और कौन सी ऐसी वीकनेस है जो मटेरियल है, जो यूज़र के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, क्या इनके अगेंस्ट कोई रेमेडी ली जा सकती है। इसके बेसिस पे इंटरनल कंट्रोल मैमो लो, मैनेजमेंट लेटर लो, मतलब मैनेजमेंट से लेटर लो, मैनेजमेंट से समझो कि क्या रेमेडीज ली जा सकती है, और उसके बेसिस पे एट लास्ट ऑडिटर रिपोर्ट बनाता है अपनी। तो सबसे पहले ऑडिटर रिस्क को असेस करेगा, फिर अंडरस्टैंड और इवेल्युएट करेगा सिस्टम को, उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करेगा, और उनके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो डेफिशिएंसीज देखने मिल रही है उसमें क्या रेमेडीज़ ली जा रही है, मैनेजमेंट क्या उस पर अपनी बात रख रहा है, ये सब देखते हुए एट लास्ट अपनी रिपोर्ट इशू करेगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट इन टूडेज डिजिटल एज। आज के टाइम पे बहुत सी कंपनीज रिलाई करती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आईटी सिस्टम पे या नेटवर्क्स पे टू ऑपरेट देयर बिजनेस, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन होता है वो एनॉर्मस होता है। एनॉर्मस मतलब बहुत वास्ट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जो प्रोसेस, टूल्स, टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ना, इस वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इस वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए उन प्रोसेस, टूल्स और टेक्निक के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। मतलब ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स भर के आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ डेटा इसमें डाला हुआ है। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा मीनिंगफुल है, या ऑडिट की लैंग्वेज में समझो तो कौन सा मटेरियल है, कौन सा हमारे काम आने वाला है।
तो आप इन इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, जो भी टूल्स टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो इनको एनालाइज करने में, वो टूल्स, वो टेक्निक्स, वो प्रोसीजर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स। मतलब आप डेटा एनालाइज कर रहे हो और उसमें से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हो कि ये हमें यूज़ करनी है। तो ये एकदम सच है कि कंपनीज बेनिफिट पा सकती है। कंपनी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट, एक एडवांटेज होगा अगर वो डेटा एनालिटिक्स को यूज़ कर रही है अपनी कुछ इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए। और वहीं ये एक ऑडिटर के लिए भी बेनिफिशियल होगा अगर वो इन सिमिलर टूल्स टेक्निक्स को अपने ऑडिट प्रोसीजर के लिए यूज़ कर रहा है टू ऑब्टेन गुड रिजल्ट्स। तो अगर इसी टूल्स और टेक्निक्स को एक ऑडिटर यूज़ कर रहा है, एक ऑडिटर अप्लाई कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। The tools and techniques that auditor use in applying the principle of data analytics are known as computer assisted auditing techniques or CATs in short. डेटा एनालिटिक्स को ना एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या ऐसा डेटा जो आईटी सिस्टम में है उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है थ्रू यूजिंग स्प्रेडशीट या स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स जैसे आइडिया, एसीएल। ये सब आप अगर अपनी आईडी ट्रेनिंग में जाओगे तो सीखोगे या आर्टिकलशिप में सीखोगे। अब ऑडिटर क्यों यूज़ करता है डेटा एनालिटिक्स को? क्योंकि उन्हें इन कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उसे देखना होता है कि क्या जो डेटा है वो कंप्लीट है और क्या उसे पूरे एंटायर टेस्ट में यूज़ किया जा सकता है, क्या उसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में यूज़ किया जा सकता है या सब्सटेंसिव ऑडिट टेस्ट में यूज़ किया जा सकता है। ऑडिट सैंपल सिलेक्ट करने में हेल्प हो जाती है उसकी डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। वो रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या करना है ये समझ पाता है। क्यों? क्योंकि डेटा एनालिटिक्स के थ्रू वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अलग कर पाता है। Recomputation of balance, reconstruction of trial balance from transaction data becomes easy through that data analytics. जैसे बैलेंस को रिकम्प्यूट कर सकते हो वैसे ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रीपरफॉर्म कर सकते हो। जैसे आप डेटा एनालिटिक्स के थ्रू ये चेक कर सकते हो कि डेप्रिसिएशन सही तरीके से लगा है, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही तरीके से की गई है, जर्नल एंट्री को एनालाइज किया जा सकता है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, इवेल्युएटिंग इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज होती है। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपको जानना है इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। अगर कंट्रोल में भी कोई भी डेफिशिएंसी है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ला के दे सकता है आपको डेटा एनालिटिक्स। तो इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए ऑडिटर यूज़ करता है डेटा एनालिटिक्स, जिसको अगर हम ऑडिट की लैंग्वेज में देखें तो उसे बोलते हैं कैट, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स। अब ये फुल फॉर्म्स और शॉर्ट फॉर्म्स जो दिए हैं ना, ये अच्छी तरीके से याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। डिजिटल ऑडिट, इसमें यही बोला है कि आज के टाइम पे डिजिटाइजेशन, मतलब हर चीज़ जहाँ डिजिटल हो रही है उस टाइम पे हर ऑपरेशन, हर कंपनी अपने काम को ऑटोमेट कर रही है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है टू रीथिंक द वे बिजनेस इज कंडक्टेड। लाइकवाइज कंपनी जैसे अपने हर काम को ऑटोमेट कर रही है वैसे ही एक ऑडिटर भी अपने काम को ऑटोमेट कर रहा है, यूज़ कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को। राइट फ्रॉम प्लानिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल ओपिनियन, ऑडिटर्स यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हेल्प करती है उनको अंडरस्टैंडिंग लेने में बिजनेस प्रोसेस की। इन सब टूल्स का यूज़ करके ऑडिटर अपनी ऑडिट को एक बहुत अच्छे वे में कंडक्ट कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से डिवोट कर सकते हैं अपने अटेंशन को उन एरियाज़ पे जहाँ पे एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उस अटेंशन की, उस फोकस की। एट लास्ट, डिजिटल ऑडिट इज़ हेल्पिंग ऑडिटर्स टू बेटर आइडेंटिफाई रिस्क मेकिंग यूज़ ऑफ सच टेक्नोलॉजीज। हमने अभी इंटरनल कंट्रोल, मतलब एज इंटरनल कंट्रोल क्या होता है ये समझा था। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, तो हमने क्या समझा था? इंटरनल कंट्रोल क्या इंश्योर करता है? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। बट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में यहाँ पे एक और मैटर ऐड हो जाता है, दैट इज प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ना, अब कंपनीज एक्ट भी एक ग्रेटर एम्फोसिस देता है, अच्छी तरह से ध्यान देता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे। इसलिए कंपनीज एक्ट में 2 सेक्शंस पर्टिकुलरली इसी चीज़ पे बात करते हैं, जिसमें का पहला सेक्शन है सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई। ये सेक्शन बोलता है कि लिस्टेड कंपनी के केस में ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो ये लेट डाउन करे, वो ये इंश्योर करे कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं कंपनी के द्वारा, और जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है वो एडिक्वेट है, वो सही है और अच्छी तरीके से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो जहाँ ये सेक्शन 134 डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि डायरेक्टर को ये ध्यान रखना है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एडिक्वेट हो और अच्छी तरह से ऑपरेट हो रहा हो। वहीं सेक्शन 143 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करता है कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में ये स्टेट करना होगा, ये बताना होगा कि क्या कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एडिक्वेट है और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। बट दिस रिक्वायरमेंट शिल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी जो कि एक 1% कंपनी है या स्मॉल कंपनी है या जिसकी टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जिसकी एग्रीगेट बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एट एनी पॉइंट इन टाइम 25 करोड़ से नीचे है। मतलब टर्नओवर 50 करोड़ तक और बोरोइंग्स 25 करोड़ तक। तो ये रिक्वायरमेंट किनको किनको नहीं लगेगा, 1% कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, और ऐसी हर कंपनी को, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, ऐसी हर प्राइवेट कंपनी को जिसका टर्नओवर 50 करोड़ एक्सीड नहीं करता एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एट एनी पॉइंट इन टाइम बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एग्जिट नहीं करते 25 करोड़ को। तो जैसे कि सेक्शन 134 डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करता है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या से रिलेटेड है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। वहीं 143 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करता है। तो सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करता है कि ऑडिट कमेटी उस तरीके से एक्ट करेगी जैसा बोर्ड रिफर करती है, स्पेसिफाई करती है रिगार्डिंग एवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और वहीं कंपनीज एक्ट का सेक्शन 149 बोलता है कि जो कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के, वो पूरी तरह से अबाइड हैं, पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है कहना चाहिए, या कवर्ड है बाय शेड्यूल 4 जो कोड ऑफ कंडक्ट बताता है फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एज पर दिस कोड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये रोल भी है और फंक्शन भी है कि उन्हें खुद को सेटिस्फाई करना है ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। उन्हें सेटिस्फाई करना है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ऑनेस्ट है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो सही है, जो सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है ये रोबस्ट है, डिफेंसिबल है। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। तो ये सब सेक्शंस पढ़ के हमें मेन अभी समझ में क्या है कि ये प्राइमरीली डायरेक्टर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट और मेंटेन करें एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क को, और ऑडिटर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छी तरीके से इवेल्युएट, वैलिडेट और रिपोर्ट करे उस डिज़ाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स की है कि पहले तुम इम्प्लीमेंट करो, मेंटेन करो, फिर हमारा ऑडिटर आएगा और ऑडिटर चेक करेगा, वैलिडेट करेगा और उस पर रिपोर्ट करेगा कि क्या सच में वो एडिक्वेट है, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, क्या क्या चीज़ों को एक ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। आपने एंगेजमेंट टीम के साथ कुछ डिस्कशन की और आप कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन पे पहुँचे, तो वो जो सिग्निफिकेंट डिसीजन है वो कैसा हो सकता है, लाइक हमें इस पर्टिकुलर असर्शन के लिए ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, यहाँ पे फैप परफॉर्म करने की ज़रूरत है, यहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो आपको उस डिस्कशन को और उसके जो भी सिग्निफिकेंट डिसीजंस अराइज हुए हैं उससे उसे डॉक्यूमेंट करना होगा। जो भी की एलिमेंट्स हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपने ली है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट और उसका इंटरनल कंट्रोल, उसे डॉक्यूमेंट करना होगा। उनके कंपोनेंट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिली है, क्या रैप परफॉर्म किया है, और ये रैप परफॉर्म करके आपको क्या आइडेंटिफाइड और असेस्ड रोमम मिला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मिला है या असर्शन लेवल पे मिला है, और जो भी ये रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे असेस किया है, उससे रिलेटेड क्या कंट्रोल्स हैं। इन शॉर्ट अभी ऊपर हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं हमें सबको डॉक्यूमेंट करना है। क्या डिस्कशन हुई मैनेज एंगेजमेंट टीम के साथ, क्या की एलिमेंट्स हैं एंटिटी के, उसके एनवायरनमेंट, उसके इंटरनल कंट्रोल के, उसके क्या कंपोनेंट्स है, क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या रैप परफॉर्म किया और उस रैप को परफॉर्म करके क्या रोमम आइडेंटिफाई और असेस कर पाए, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है कि असर्शन लेवल पे है, या कौन से रिस्क आइडेंटिफाई की उससे रिलेटेड कोई कंट्रोल्स हैं, तो वो हर चीज़ डॉक्यूमेंट की जाएगी।
असेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। अब आपने कुछ असेस किया, कुछ चेक किया, तो उसका जो आपको आंसर मिल रहा है उसे रिपोर्ट भी तो करोगे। At the conclusion of each audit, it is possible that there will be certain findings or exceptions in IT environment or IT control of the company that need to be assessed and reported to relevant stakeholders, including management, TCWG, board of directors, audit committee. जब आप रैप परफॉर्म करके एक ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करके कंक्लूजन में पहुंचोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी मिलेगी अबाउट योर आईटी एनवायरनमेंट या कंट्रोल, जो आपको लगता है कि आपको अपने स्टेक होल्डर्स को, मतलब कंपनी के स्टेक होल्डर्स को, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑडिट कमेटी को, मैनेजमेंट को बताना चाहिए। उसमें से कुछ पॉइंट्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, सम ऑफ द पॉइंट्स। क्या आईडी कंट्रोल वीक है, और अगर है तो उस वीकनेस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी ओवरऑल ऑडिट पे। फिर जो भी डेफिशिएंसीज है वो मैनेजमेंट को बताओ थ्रू इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर। और जो एकदम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है जिन पे तो लुकआउट करना बहुत ज़रूरी है, वो कम्युनिकेट करो TCWG के साथ, क्योंकि हमने समझा था बड़ी कंपनीज में जनरली TCWG और मैनेजमेंट अलग अलग होती है। TCWG थोड़ी ऊपर होती है, फिर उनके अंडर मैनेजमेंट। ऑडिटर की जो भी फाइंडिंग्स है ना, एट लास्ट जो भी उसको कंक्लूजन वहाँ पे दिख रहा है, उसे हर एक फाइंडिंग को असेस करना होगा, ये जानने के लिए कि उनका क्या इम्पैक्ट है ऑडिट पे, और क्या इसी वजह से डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में। अब एक इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी कब हो सकती है? जब वो ऐसा डिज़ाइन इम्प्लीमेंट या ऑपरेट किया गया हो कि वो प्रिवेंट ही नहीं कर पा रहा किसी रिस्क को, या प्रिवेंट कर रहा है तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, या करेक्ट नहीं कर पा रहा ऑन टाइमली बेसिस। अब तुम्हारा एग्ज़ाम मई में है, और तुम एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम्हें ये समझ आ रही है, ओह मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मुझे पढ़ लेना चाहिए। क्या उसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं। टाइमली बेसिस आपको टाइम रहते चीज़ें समझ आनी चाहिए, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, करेक्ट करना आना चाहिए। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो डेफिशिएंसी है। और अगेन ये मैटर है प्रोफेशनल जजमेंट का, ये आपको खुद प्रोफेशनली समझ आ जाना चाहिए ना। एंड इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। और जो भी फाइंडिंग आपको मिल रही है आप उसे इंडिविजुअली तो देखोगे, हो सकता है इंडिविजुअली वो रिस्की नहीं है, पर जब आप एग्रीगेट करके और 2-3 फाइंडिंग्स के साथ मिला के देख रहे हो ना, तब आपको पता चल रहा है नहीं, यहाँ तो डेफिशिएंसी है, यहाँ पे रिस्क है। सो इन टुमारो आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, दैट इज SA 330। अभी तक हमने पढ़ा SA 315, आइडेंटिफाई और असेस करना रोमम को थ्रू अंडरस्टैंडिंग इट्स एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो इंक्लूड करती है इंटरनल कंट्रोल। अब जब ऐसे 315 में आपने आइडेंटिफाई और असेस कर लिया है ना, अब ऐसे 330 में ऑडिटर का रिस्पॉन्स पे बात करोगे कि ऑडिटर कैसे उस असेस्ड रिस्क पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।